नमस्कार। चमकीली मुस्कुराती सुबह और डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान को लेकर मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का। आँखों की बात करूँ ना तो हमारी जो ये आँखें हैं वो कुदरत का उपहार है हम सभी के लिए। और किसी ने बहुत खूब लिखा है, तमाम अल्फाज नाकाफ़ी रहे एक तेरी आँखों की खूबसूरती को बयां करने में। अब देख लीजिए, अगर आँखों की खूबसूरती बयां करनी है या फिर आँखों की उपयोगिता का जिक्र करना है तो यकीनन अल्फाज कम ही पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जब जुबान खामोश होती है तो आँखें बोलती हैं, पर अगर किसी कारणवश हमें दृष्टि की परेशानी हो जाती है या हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो हमारे लिए दुनिया की खूबसूरती और जीवंतता को महसूस करना मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ी समस्या हमारे समक्ष आ जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम मना रहे हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस और हम ये पखवाड़ा मनाते हैं 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। तो आज का जो ये बिहार बिहान है उसमें हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सच पूछिए तो हमारे जो ये सारे अंग होते हैं वो हम सभी के लिए अनमोल होते हैं और किसी भी अंग में कोई भी परेशानी हो तो जीवन में मुश्किल आ जाती है। उसी तरह से जो कुछ चीज़ें और भी हमारे जीवन में बहुत स्थान रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनमें से एक है महापुरुषों के कथन। अनमोल हैं ये वचन हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम मुश्किल में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो ये जो विचार हैं, महापुरुषों के जो कथन हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के बिहार बिहान की अपने पहले सेगमेंट से, अनमोल वचन। आज हमने कथन लिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। आइए देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे साथ हमने आमंत्रित किया है हमारे कार्यक्रम में नेत्र विशेषज्ञ जी को। आप हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार जी। सर, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपने MBBS किया है मद्रास से और साथ ही आपने नेत्र में स्पेशलाइजेशन किया है। आई में आपने PG की डिग्री हासिल की है और फिलहाल आप नेत्र विशेषज्ञ के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ मैं समझती हूँ आपके पास होगी और हमारे जो दर्शक हैं आज आपकी जो जानकारी है उससे लाभान्वित ज़रूर होंगे। पहला जो सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पखवाड़े के बारे में, क्योंकि ये जो पखवाड़ा है उसकी शुरुआत हम आज के दिन से कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है और क्या कहता है ये पखवाड़ा? जी, नेत्रदान बहुत बड़ा महादान है जी। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे देश में जो अंधापन की समस्या है, ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, जी सर। वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 80% जो अंधापन है वो प्रिवेंटेबल है। हम लोग उससे लोगों को बचा सकते हैं। जो 80% लोग जो अंधे हैं उनको हम अंधेपन से बचा सकते हैं जी। और इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलता है और जितनी भी सरकार की स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत में सर्जरीज होती हैं, कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं, क्योंकि मोतियाबिंद तो सबसे बड़ा कारण है अंधेपन का और जिसको कि अगर दूर कर दिया जाए तो 80% लोग जो है वो अंधे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा ये जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हम लोग बोलते हैं, जो कॉर्निया में ओपेसिटीज़ हो जाती हैं, दाग हो जाता है और कॉर्निया जो पारदर्शी नहीं रह जाता है, उस कारण से जो अंधापन होता है उससे लगभग 14% पॉपुलेशन हमारे देश का है जो अंधा है। अच्छा। उस कारण से वो नहीं देख पा रहे हैं। कभी मान लीजिए चोट लग गया, घाव हो गया, या जन्मजात बच्चों को अभी अंधापन हो जाता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से, या विटामिन A की डिफिशियंसी होती है। आप जानते होंगे कि विटामिन A की डिफिशियंसी से बच्चों को आँख में बहुत प्रॉब्लम होता है। विटामिन A की गोली खिलाते थे या मदर्स को भी विटामिन A सप्लीमेंट दिया जाता है कि बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों को भी प्रिवेंट करने का बहुत सारा योजना है, बहुत सारा तरीका है, इलाज है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इलाज कैसे कराएंगे अगर आप में जागरूकता नहीं है तो। बहुत सही। अगर आप जानते ही नहीं हैं कि अगर हम विटामिन ए का सेवन करें या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अगर ये सारी सुविधाएं मिलें तो बच्चा सही होगा, अगर आप ये चीज़ जानते ही नहीं, आप में जागरूकता ही नहीं, तो आप इलाज कैसे कराएंगे। तो इसीलिए अब किसी को मान लीजिए कॉर्निया ओपेसिटी के कारण कॉर्निया सही नहीं, उस कारण से वो बस नहीं देख पा रहा, बाकी उसका आँख बिल्कुल अच्छा है, जी। तो वो कैसे सही होगा, उसके कॉर्निया का प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, जो एक्चुअली नेत्र में जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन वो कॉर्निया आएगा कहाँ से, उसको कोई फैक्ट्री में तो हम बना नहीं सकते हैं। जी सर। तो उसका तरीका यही निकाला गया कि कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, और अगर उनके कॉर्निया को हम लोग समय रहते निकाल लें और निकाल के ऐसे लोग को लगा दें जिनका माने 10 साल से वो नहीं देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ होगा कैसे। आप सोचिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, कितना दुख का माहौल रहता है, पूरे परिवार के ऊपर कितना बड़ा मुसीबत टूट जाता है। कोई मान लीजिए परिवार का मुखिया ही मर गया, किसी का बेटा मर गया, बहुत दुख का समय रहता है। और ऐसे समय में आप किसी को बोलिए कि भाई आप इनका डोनेट कर दीजिए आए, या ऐसे मौके पे उनके लिए डिसीजन लेना कि हम डोनेट कर दें, कितना बड़ा डिसीजन है। आप एक बार सोचिए तो दिल सहर जाएगा ये बात सुन करके कि आपके सामने कोई बहुत ही अपना मरा हुआ पड़ा हुआ है और हम उनको बोल रहे हैं कि आप इनका कॉर्निया डोनेट कर लीजिए। लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए, उस कॉर्निया से एक ऐसे व्यक्ति को रोशनी मिलेगी जो हो सकता है ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं उस दुनिया को, या मान लीजिए कि कोई ऐसा नौजवान को रोशनी मिल जाए जो कि अपने घर का सहारा था, बिल्कुल सही, और उसको दिख नहीं रहा है, वो बेचारा रोजगार नहीं कर पा रहा है और अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसी बहुत सी परिस्थिति है कि आपका ये एक बड़ा डिसीजन किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। जी जी। तो इसीलिए हम लोग बीच बीच में हमेशा जितना हो सकता है हम लोग लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप आई डोनेशन कीजिए, नेत्रदान कीजिए, क्योंकि नेत्रदान करने से आप जिनको भी रोशनी देंगे, जिनको भी जिनका भी समझिए कि उद्धार हो जाएगा, ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। सर, आपने बताया नेत्र दान की महत्ता के बारे में, काफ़ी विस्तार से आपने जिक्र किया। इसकी क्या प्रक्रिया होती है, हमने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी। अगर हमारे मन में ये इच्छा है कि हम नेत्रदान करें, अपने मरणोपरांत करें, तो क्या प्रक्रिया है जिसे हमें पूरा करना होता है? ये देखिए, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके शहर में, आपके ज़िला में आई बैंक कहाँ है, नेत्र बैंक कहाँ है। पटना में आई बैंक ऑफ बिहार है, जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IGMS के परिसर में है। और अभी हमारे बिहार सरकार का जो मुहिम है उसमें लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस में आई बैंक खुल रहा है, और कई मेडिकल कॉलेज में खुल भी गया है, जैसे पटना में PMCH में खुल गया है, NMCH में खुल गया है, और पटना के बाहर भी दरभंगा हुआ, माने सभी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में खुल गया है आई बैंक। तो आपको सबसे पहले आई बैंक में जा कर के वहाँ एक प्लेज फॉर्म होता है, और प्लेज फॉर्म माने हम प्रतिज्ञा पत्र बोल सकते हैं उसको हिंदी में, कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपना नेत्रदान करेंगे या अपने पिता का नेत्रदान करेंगे, जिनका भी है आप, और वहाँ पे आप समझ लें और वहाँ उसको जमा कर दें। तो उन्हें भी जानकारी हो जाती है कि इन्होंने ये किया है, और उसमें फ़ोन नंबर वगैरह दिया रहता है आई बैंक का। तो जब कभी भी घर में ऐसी स्थिति होती है कि आपको किन्हीं का नेत्रदान करना है, तो आपको तुरंत जो है आई बैंक में कॉल करना होता है, फ़ोन करके। उनका एक नंबर रहता है जो 24 आवर्स का नंबर होता है, वो उस पर आप उनसे संपर्क कीजिए और बताइए कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा बात है और हम नेत्रदान करना चाहते हैं। तो हॉस्पिटल से या आई बैंक से जो टीम है वो आपके यहाँ आ जाएंगे और आगे का जो काम है वो कर लेंगे वो। जी जी।
मान लीजिए किसी कारणवश हमने ये फॉर्म नहीं भरा है और तब भी बाद में हमारी इच्छा होती है कि हम नेत्र, देखिए, क्या जैसा हम ऐसा मैंने कर आपको सकते बताया हैं? कि ये कोई आई डोनेशन करने का फॉर्म नहीं है, ये एक प्लेज अच्छा। फॉर्म है, जी। प्रतिज्ञा पत्र है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी भी मैं आई का डोनेशन करूँगा। अच्छा सर। लेकिन ये इच्छा अगर आपको कभी भी आती है तो कभी भी आप उस कर सकते हैं। आई बैंक को कॉल करके खबर कर सकते हैं और नेत्रदान कर सकते तो हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जहाँ रहते हैं और वहाँ जो नेत्र बैंक है वहाँ से संपर्क कर स्थापित सकते अगर हम हैं करें, निकटतम। निकटतम, मान लीजिए आपके हाँ। शहर में नहीं है जी जी। तो दूसरे शहर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेत्रदान की अगर इच्छा रखते हैं तो हम ये कार्य कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत दान और महान दान मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप नेत्रदान करते हैं तो उसके माध्यम से कई ऐसे लोगों की आंखों को रोशनी मिलती है जी। जिन्होंने इस दुनिया को नहीं देखा है, और शायद किसी भी अंग का ना होना और इसकी जो परेशानियां हैं उसे महसूस करना और उसके लिए कार्य करना बहुत ही महान दान है ये नेत्रदान, अगर मैं कहूँ तो। पर बहुत सारे मिथ्य हैं डॉक्टर साहब, अगर मैं नेत्रदान के बारे में जिक्र करती हूँ तो कई सारे ऐसे भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में, जैसे कि अगर हमने नेत्रदान किया मरणोपरांत अपने किसी परिवारजन का तो उनको अगले जन्म में वो नेत्र के बिना उनकी उत्पत्ति होगी, उनकी पैदाइश होगी, जी। चेहरा हमारा विकृत हो जाएगा। कई देखिए- ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं, इसके बारे में ज़रूर विस्तार से बताएं। देखिए, इसीलिए हम लोग इसके माने लोगों में जागरूकता इसीलिए पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई काम करते नहीं हैं या आपके आसपास कोई ऐसा काम होता नहीं है तो आपको उस काम को करने से बहुत झिझक रहता है। आपको मन में यही लगता है कि पता नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और यही जो झिझक है आपके मन में बहुत सारा भ्रांति को पैदा कर देता है। ये भ्रांतियाँ कहीं किताब में नहीं लिखी हुई हैं, ना ही किसी पुराण में लिखा हुआ है, ना ही किसी कोई आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाए। ये एक्चुअली हेजिटेशन है जो आपको कोई काम को करने से रोकता है। लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हम नेत्रदान कर देंगे, अपना आँख दे देंगे तो अगले जन्म में बिना आँख के ही पैदा होंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आई डोनेट कर देंगे तो मान लीजिए मेरे पिताजी हैं या मेरे जो भी हैं हमारे रिलेटिव, तो उनका माने चेहरा विकृत हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा है नहीं। जब भी आई डोनेशन होता है उसके बाद हम लोग प्रॉपरली उसको रिफॉर्म कर देते हैं कि वो देखने में ख़राब नहीं लगता है, पता भी नहीं लगता है, कोई बता भी नहीं सकता है कि इनके आँख का डोनेशन हुआ है। उसको इस तरह से कवर कर देते हैं, पता नहीं लगता है। वो सब चीज़ का तो ध्यान रखते ही हैं। और अब अगले जन्म में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप इस जन्म में देखिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि आपने बताया कि जो भ्रांतियां हैं वो इसलिए ज़्यादा है कि हम वो कदम उठाते नहीं हैं। एक बार जब हम आस पड़ोस में भी देखते हैं या किसी दूसरे को नेत्रदान करते हुए देखते हैं और फिर उसके पश्चात जो खुशी मिलती है उसे महसूस कर पाते हैं, तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाता है ये निर्णय लेना और इस तरह के कदम उठाना। एक सवाल और जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नेत्रदान किया है तो उस नेत्रदान से कितने व्यक्तियों को फ़ायदा हो सकता है? जी, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली जो कॉर्निया डोनेट होता है उसका हम लोग जांच करते हैं। उसके जांच करने का एक तरीका है, टेक्निक है, और हम लोग उसकी ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग के अनुसार हम लोग को समझ में आता है कि ये कॉर्निया किसके लिए उपयुक्त है। और आजकल लैमेलर केराटोप्लास्टी होता है। अच्छा। लैमेलर केराटोप्लास्टी का मतलब हुआ कि कॉर्निया के अलग अलग लेयर का प्रत्यारोपण हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी के कॉर्निया में, हमारे कॉर्निया में 5 से 6 लेयर होती हैं, और मान लीजिए किसी का 1 ही 2 लेयर खराब है, बाकी लेयर सही है। तो पहले क्या था कि हम पूरा 1-2 लेयर खराब है लेकिन हम लोग को पूरा कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट करना पड़ता था। अच्छा। उसको पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बोलते थे हम लोग। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जो लेयर खराब है उस लेयर को हटा के और जो आपका डोनेटेड कॉर्निया है उसके उस लेयर को निकाल के इसमें लगा सकते हैं।
इसको सेपरेट करने का टेक्निक, इसको लगाने का टेक्निक वह काफ़ी एडवांस है। ये कोई आज का टेक्निक नहीं है, पुराना टेक्निक है, लेकिन अब हमारे यहाँ ये बहुत प्रचलित हो गया है। जी, तो एक कॉर्निया से आप चाहें तो 2-3 लोग को आंखों की रोशनी मिल सकती है। बहुत बड़ी ये बात। बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के एक नेत्रदान से अगर एक से ज़्यादा लोगों को आंखों की रोशनी मिलती है तो इससे बड़ी बात शायद कुछ भी नहीं हो सकती। बहुत ही सुंदर दान, बहुत ही बड़ा दान, महादान मैं कहूँगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अगर हम नेत्रदान की बात कर रहे हैं और आपसे जो जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, आपने नेत्र रोग में आपने पीजी किया है और मास्टर की डिग्री ली है। आपने कैसे सोचा डॉक्टर साहब कि मुझे इसी में स्पेशलाइजेशन करना है? कोई विशेष वजह इसकी? देखिए, विशेष वजह तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आदमी कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है, सोच लेता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं तमिलनाडु में था और चेन्नई में भी मैं पीजी की तैयारी भी करता था, और हमारे यहाँ से बहुत लोग मद्रास जाते थे आँख चेक कराने के लिए। आँख का बहुत बड़ा बड़ा अस्पताल तमिलनाडु में है। संजोग से मेरे भी घर में किन्हीं को आँख चेक कराना था और अक्सर जाते थे, काफ़ी गंभीर रोग को लेके। तो जब मैं हॉस्पिटल जाता था तो जो मेरे बड़े पापा हैं वो मुझसे बोले कि तुम आँख में ही क्यों नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो। तब तक मैंने आँख में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा नहीं था, लेकिन होता है ना कि आपको जब कुछ बनना है, वो आपकी डेस्टिनी है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो तुरंत वो काम हो जाता है। तो मैंने जैसे ही मन बनाया कि मुझे आँख में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो 2-3 महीने के अंदर मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं आँख में मैंने कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि लोगों को आँखों की समस्या हो रही है और आपने कहा कि आपके जो चाचा थे उन्होंने आपको सुझाव दिया और वो ख्याल आपके मन में भी आया और इस तरह से आपने इसमें स्पेशलाइजेशन किया। हम ये जो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं, इस वर्ष उसकी थीम है लव योर आईज़। तो जब हम थीम के बारे में ज़िक्र करते हैं तो बहुत अहम हो जाता है कि हम उन सारी बीमारियों के बारे में भी जानें जो आँख में ज़्यादातर देखने को मिलती है और हम सजग रहें, हम उसके प्रति जागरूक रहें। कुछ जो मुख्य बीमारियां हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे हमें? देखिए, आजकल हम लोग जो सबसे ज़्यादा आँख का प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर मैं एक तरफ से बताऊं आपको, एक तरफ मतलब कि एक उम्र से बताऊं, तो छोटे बच्चों में अगर मैं सबसे पहले देखूं तो आजकल एलर्जी की समस्या बहुत हो रही है। अच्छा। चश्मे का पावर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और एक चीज़ मुझे बहुत रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चों में भी आँख का जलन और भारीपन का प्रॉब्लम चालू हो गया, जो कि यूजुअली हम लोग यंग लोगों में देखते थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण भी मुझे यही लगता है कि एक तो हमारे वातावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और वो प्रदूषण का वैरायटी रोज़ बदल रहा है और क्वांटिटी बदल रहा है, और बच्चों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, और खान पान भी बच्चों का बहुत बदल गया है। जी। पहले आप ध्यान कीजिए, जब हम लोग छोटे थे तो बाज़ार का खाना ज़्यादा नहीं खाते थे हम लोग। हमारी जो मदर हैं हमेशा कुछ भी होता था घर पे ही बनाते थे, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो बाज़ार का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्या ये कारण है उनकी इम्यूनिटी के घटने का? ये तो खैर शोध का विषय है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत पुअर हो गई है आजकल। आपने कहा कि एलर्जी की समस्या बहुत देखने को मिल रही है बच्चों में, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी आता है आँख से, आँख में लाली होने लगती है। पॉल्यूशन का भी आपने जिक्र किया, वो भी एक वजह हो सकता है, या फिर इससे स्ट्रेस, गैजेट्स भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके कारण में भी आंखों में समस्या आ सकती है। अगर मैं बच्चों से के उम्र से ऊपर भी जाऊं तो डायबिटीज़ एक आम बीमारी की तरह आज घर घर में देखने को मिल रही है और बहुत प्रभावित कर रही है आँखों को। काफ़ी बीमारियां देखने को मिल रही है, इसके बारे में क्या सुझाव देंगे? क्या परहेज़ करें और किस तरह की बीमारियां आ रही हैं डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ तो एक महामारी की तरह फैली हुई है हमारे समाज में। आप जिनसे पूछेंगे लगभग किन्हीं न किन्हीं को उनके फैमिली में जरूर डायबिटीज़ है, और इसका कारण हम लोग का खान पान और रहन सहन, जो लाइफस्टाइल चेंज है वो है। और डायबिटीज़ शरीर के हर अंग को अफेक्ट करता है, लेकिन एक चीज़ है कि आँख ही एक ऐसा अंग है जिसको कि हम लोग अंदर से देख सकते हैं। आप देखते होंगे जब आप आँख के डॉक्टर पास जाते होंगे तो दवा डाल के पुतली फैला के आँख का चेक करते हैं। जी, किसी और ऑर्गन को आप अंदर से नहीं चेक कर सकते हैं।
तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है उन लोगों को आँख के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और आँख का चेक ज़रूर कराना चाहिए। इसलिए कराना चाहिए क्योंकि अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ के कारण कोई बीमारी है जो कि शुरुआती दौर पे है, अच्छा, तो वो सिंपल एक आई टेस्ट से आप उसको पता लगा सकते हैं कि अगर आँख में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे किडनी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा, और आप इससे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बीमारी गंभीर हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। आँख के पर्दे में सूजन हो जाता है, आँख में ब्लड आ जाता है, आँख का पर्दा उखड़ भी जाता है, तो रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है, तो हम लोग को उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है या आँख में लेज़र करना पड़ता है, आँख में इंजेक्शन देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और आँखों के निरंतर चेकअप की भी ज़रूरत है कि कोई परेशानी आ रही है या नहीं आ रही माने है। डरने की बात नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर फॉलोअप से, तो जी। डायबिटीज़ के साथ तो लोग 40-50 साल से हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। बिल्कुल सही लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं रख रहे हैं तब तो 10 साल भी काटना मुश्किल है। जी जी। कुछ अन्य बीमारियां जैसे रेटिना से जुड़ी हुई, कॉर्निया से जुड़ी हुई, उनके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, कॉर्निया के बारे में तो अभी जो मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है, कॉर्नियल ओपेसिटी, अच्छा, और जिसके कारण बहुत तरह का प्रॉब्लम है। और रेटिना का जहाँ तक बात रहा, तो रेटिना में सबसे इम्पॉर्टेंट ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो कि हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं। जी, इसके अलावा तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे उम्र के कारण रेटिना ख़राब हो जाता है, ARMD बोलते हैं हम लोग उसको। या आजकल एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जी। ये बहुत कॉमन है। मैं इसको बताना चाहूँगा, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है और इस कारण से लोग बहुत तनाव में रह रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग उसको टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों के आँख के पर्दे के अंदर पानी भर जाता है। हम लोग इसको CSR बोलते हैं जी। या CSC आजकल बोलते हैं, सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि रेटिना का जो पंप मैकेनिज़्म है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और आँख के पर्दा के अंदर पानी भर जाता है और आपको देखने में दिक्कत होती है। और इसका इलाज भी बस यही है कि आप जैसे अभी आप योगा दिखा रहे थे, जी जी। मन को शांत रखने के लिए योगा कीजिए तो और कहीं ना स्ट्रेस कहीं नहीं स्ट्रेस कीजिए। से इसका कनेक्शन है जो आप बहुत बताना बड़ा चाह रहे कनेक्शन है हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। अभी ये जो आम दिनचर्या है, वहाँ टारगेट्स हैं, उस निश्चित समय अवधि में उसे अचीव करना है। बहुत। परिवार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की अपनी जिम्मेदारी, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। इस पर कंट्रोल करने देखिए, की बेहद जिम्मेदारियां ज़रूरत है। अलग चीज़ हैं, लेकिन आप अगर जिम्मेदारी को स्ट्रेस बना लें और एकदम जी जी। होता है ना उसके वश में आप चले जाएं, तो फिर जिम्मेदारी ज़्यादा, आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी हमारी आंखों को दुख दे रहा है, बहुत। न सिर्फ मन को बल्कि हमारी आंखों जी। के लिए भी परेशानी खड़ा कर रहा है। थोड़ी जानकारी पावर के बारे में भी जानना चाहूँगी। आजकल बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो कम उम्र में ही उनको चश्मा प्रयोग करना पड़ जा रहा है। धीरे धीरे जो पावर है वो बढ़ता चला जाता है, तो उसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए जो हमारा जो पावर है वो बढ़े ना, और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो क्या हैं? देखिए, पावर बढ़े नहीं, इसका जवाब देने के पहले एक बात मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। जी 5 साल से या 5 साल से अधिक उम्र के जितने भी बच्चे हैं, सभी का आँख जांच होना चाहिए, एक बार जरूर होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जी। जिससे कि मालूम चले कि इस बच्चे को चश्मा लगना है या नहीं लगना है। तो आप बोलेंगे क्यों ऐसा आपको चाहिए? अगर बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप क्यों जांच करना चाहते हैं? जी। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका उम्र होता है 17 साल, 18 साल, अच्छा। और 18 साल की उम्र में वो आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे एक आँख से हमें कुछ नहीं दिखता है। और जब हम लोग चेक करते हैं मालूम चलता है उस आँख में -6 का पावर है, -7 का पावर है, दूसरे आँख में बिल्कुल 6/6 विज़न है, 100% विज़न है, तो उसे लेकिन दिख तो एक रहा आँख है। में -6 -7 का पावर है। उम्र देखिए उनका 17 साल, 18 साल, 14 साल। तो हम उनसे यही पूछते हैं कि आपको कभी पता नहीं चला कि इस आँख में आपको इतना ज़्यादा पावर है? बोले सर आज तक कभी आँख नहीं जांच कराए। बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं आपको तो यहाँ ये। चूक हो जाती है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम सोच समझिए। एक बीमारी है जिसका नाम है एम्ब्लायोपिया, लेजी आई, आपने सुना होगा लेजी आई। जी। होता क्या है कि आपके आँख का काम है देखना, ठीक है? अगर -6 पावर है, आपने चश्मा नहीं लगाया तो लाइट तो प्रॉपर फोकस हुआ नहीं रेटिना में, तो वो आँख तो देख नहीं रहा है। और यही नहीं देख रहा है आँख, इसके साथ आपने 17 साल बिता लिया, तो वो आँख जो है लेज़ी हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे अगर आप राइट हैंड से खूब काम कीजिए, लेफ्ट हैंड को यूज़ ही नहीं कीजिए 17 साल, तो लेफ्ट हैंड एकदम वीक हो जाएगा। और जब आई का डेवलपमेंट पूरा हो गया, ग्रोथ पूरा हो गया,
अब आप चाहिएगा कि हम चश्मा लगाएं और उस आँख को से देखने लगें, ये पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए उस आँख से आप जो है ब्लाइंड रहिएगा, या नहीं तो कम रोशनी रहेगी या नॉर्मल से कम रोशनी रहेगी, वो ठीक नहीं होगी अगर समय पार हो गया तो। आपने इस पॉइंट को बताया कि कभी कभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें एक आंख से दिख रहा है तो हमें लगता है कि हमारी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, तो हमें कोई विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक और समस्या आंख के साथ जुड़ी होती है वो कलर ब्लाइंडनेस की है। कुछ चीज़ें, कुछ कलर को ना दिखना, ये क्या है और ये तो जेनेटिक होती है, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये बीमारी है तो इसके उपाय नहीं होते हैं? नहीं, जो चीज़ जेनेटिक है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जेनेटिक बीमारी है जिसके उपाय ही नहीं होते हैं। अगर मैं बुज़ुर्गों के बारे में ज़िक्र करूं तो मोतियाबिंद एक आम समस्या है। अगर जब भी हम आँखों का जिक्र करते हैं तो ज़्यादातर बढ़ती हुई उम्र के साथ ये समस्या आ जाती है। तो इसके बारे में बताएं कि कैसी सावधानियां लें और कब ये महसूस करें कि ये समस्या बढ़ रही है और कब हम इसके को ऑपरेट करने की सोचें। देखिए, मोतियाबिंद का मतलब होता है आपके आँख में जो प्राकृतिक लेंस है उसमें कोई भी ओपेसिटी मतलब कि वो पारदर्शी नहीं रह गया, उसमें कोई दाग पड़ गया या वो बिल्कुल ही ओपेक हो गया है कि नहीं, उससे लाइट पास नहीं कर रहा है। तो मोतियाबिंद नॉर्मली उम्र के साथ ही होता है मैक्सिमम, जो कि ओल्ड एज में होता है। हम लोग इसको सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं जी। लेकिन मोतियाबिंद जन्मजात बच्चे को भी होता है। बच्चा जन्म लेता है दोनों आंखें मोतियाबिंद के साथ, ऐसा भी होता है। मोतियाबिंद यंग एज में भी होता है। मान लीजिए कि आप ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ की कुछ केमिकल का एक्सपोजर है जो कि आँख को नुकसान करता है, तो मोतियाबिंद हो जाता है। जैसे लोग वेल्डिंग करते हैं तो आप देखते होंगे एक गोगल्स पहन के करते हैं, क्योंकि उससे जो यूवी रेज निकलती है वो आँख को नुकसान करती है। आप नहीं लगाएंगे तो मोतियाबिंद हो जाएगा, वेल्डर्स कैटरैक्ट बोल सकते हैं उसको। या जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कोई बीमारी है, उन लोगों को उस बीमारी का मोतियाबिंद हो जाता है। तो जहाँ ये कॉज आ गया, कारण आ गया, अगर आप उस कारण को रोक लें, बचा लें, तो मोतियाबिंद होने से बच जाएगा आपको। लेकिन उम्र के कारण जो मोतियाबिंद हो रहा है उसमें शायद हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एज फैक्टर है। और उसमें होता क्या है कि लोगों को दूर देखना सबसे पहले कम हो जाता है और नज़दीक अच्छा दिखता है। हम लोग इसको सेकंड साइट भी बोलते हैं। लोगों को लगता है मेरा आँख बहुत अच्छा हो गया। और धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है मोतियाबिंद, तो नज़दीक की भी रोशनी चली जाती है और आदमी पूरा तरह से ब्लाइंड हो जाता है। एक और अहम बीमारी, एक और अहम समस्या नेत्र से जुड़ी हुई ग्लूकोमा, जिसे आमतौर पर हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये घातक भी हो सकती है। देखिए, ग्लूकोमा को हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं जी। और ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे अभी आपने कलर ब्लाइंडनेस का जिक्र किया था, ये फैमिलियल है। अच्छा, फैमिली में चलता है। अब था क्या कि पहले हम लोगों को ग्लूकोमा के बारे में ज़्यादा जानकारी था नहीं और लोगों में भी जागरूकता थी नहीं, लेकिन आज इसके बारे में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। और ग्लूकोमा होता क्या है कि आपके जो आँख में नस है वो नस सूखने लगता है। ये नस सूखने की बीमारी है। अच्छा। और नस क्यों सूखता है? क्योंकि वो नस जेनेटिकली कमज़ोर है। ये कमज़ोर नस है जो कि आपके आँख में है। तो आपके आँख में जो प्रेशर है या जो भी फैक्टर है वो इस नस को और सुखाता है जी। तो ग्लूकोमा में होता क्या है कि दूर की रोशनी शुरू में नहीं जाती है। ग्लूकोमा में फील्ड चला जाता है विजन का। जैसे हम सामने देखते हैं, हम लोग तो केवल सामने ही नहीं देखते हैं, हमें तो दोनों साइड भी दिखता है। लेकिन ग्लूकोमा में ये जो साइड में जो दिखना है वो सिकुड़ने लग जाता है। अच्छा। टनल विजन बाद में हो जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे पाइप के थ्रू देखेंगे तो बस सामने दिखेगा, साइड में बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये जब ग्लूकोमा बिल्कुल एडवांस हो जाता है तब टनल विजन होता है। लेकिन वो एडवांस स्टेज बहुत ही घातक है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पर इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? कैसे महसूस करें कि हमें ग्लूकोमा बीमारी हो रही है? यही तो मुश्किल है इसमें कि इसके कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। अच्छा। शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि मेरा आँख बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको दूर अच्छा दिख रहा है। और साइड का विजन अगर कम हुआ है तो हल्का फुल्का कम हुआ, आप कैसे उसको अप्रिशिएट करेंगे? आप तो उसको महसूस ही नहीं कर सकते हैं। और जब ये बढ़ जाएगा 50 से 60%, 70% हो जाएगा जी। तब आपको इसके लक्षण पता लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई स्कोटोमा एरिया है, माने कहीं पे मुझे फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा। या वो भी आपको नहीं पता लगेगा। या कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि लाइट में इंद्रधनुष की तरह 7 रंग दिख रहे हैं, या लाइट बहुत ग्लेयर कर रहा है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि आंख में हल्का हल्का पेन हो रहा है। लेकिन ये बहुत एडवांस होने पे पता लगता है।
पर जब हम आंखों का चेकअप कराते हैं तो क्या डॉक्टर इसको पकड़ सकते हैं? यही बात बता रहा हूँ कि जब आँख का आप चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर जब आपके आँख के नस को देखते हैं तो नस को देख के वो बताते हैं कि आपका नस जो है वो कमज़ोर लग रहा है, सूखा हुआ लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि सूखने वाला है, या ऐसे कुछ लक्षण लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये नस का प्रॉब्लम है। जी जी। और तब डॉक्टर आपको ग्लोकोमा के लिए फील्ड का टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। इस फील्ड के टेस्ट में मालूम चल जाता है कि आपका फील्ड नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपको ग्लोकोमा है या नहीं है। पहले क्या था कि लोग सोचते थे कि ग्लोकोमा में प्रेशर आँख का बढ़ जाता है, और इसीलिए लोग प्रेशर जांच कराने में बहुत ध्यान देते थे। अगर प्रेशर ठीक है तो ग्लोकोमा नहीं है, प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ग्लोकोमा है। लेकिन अब जो इतने शोध हुए, इतने एडवांसमेंट हुआ, तब यही पता लगा है कि प्रेशर जस्ट एक फैक्टर है जो कि ग्लोकोमा को मॉडिफाई करता है, अफेक्ट करता है। तो कहने का मेन तात्पर्य है नस का जैसे जांच। आपने जी। कहा कि जब हम आई चेकअप कराते हैं उस वक्त इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत जी। है कि क्या इस तरह की ग्लोकोमा की परेशानी भी मेरे साथ हो रही है या नहीं, और सतर्क हो जाने की ज़रूरत जी। है। और अगर किन्हीं के फैमिली में किन्हीं को ग्लोकोमा है, मान जी, लीजिए बिल्कुल। मदर को है, फादर को है, तो उनको अपने बच्चों का ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। और अगर मुझे ग्लोकोमा है तो मुझे अपने भाई बहन का ग्लोकोमा स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के बारे में भी जानना चाहूँगी, सावधानियों का भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हमें खुद अपने इन विशेष अंगों का ध्यान रखना है, और ख़ासकर नेत्र के बारे में जिक्र करें तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, या क्या करें, खान पान में बदलाव या फिर एक्सरसाइज की बात करें तो किस तरह की विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए इसकी सुरक्षा के लिए? देखिए, सावधानी में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं सावधानी बताऊँगा। आजकल हम लोग जो इंडोर एक्टिविटी इतना बढ़ गई है, और सूर्य के रोशनी का जो एक्सपोज़र है वो बहुत घट गया है, और हम लोगों को विटामिन D3 की कमी होने लग गई है। अच्छा सर। और विटामिन D3 बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपके आँख को भी स्वस्थ रखता है। आजकल जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, आँख में जलन होना या ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, तो विटामिन D3 की कमी उसमें बहुत बड़ा योगदान है उसका। तो इस पर अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी दिनचर्या की अगर बात करें तो आजकल देखिए मोबाइल और लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे तो जितना कम हो सके उतना यूज़ करें। बड़े लोग हैं जो कि नहीं मोबाइल या लैपटॉप को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको कुछ सावधानी रखना चाहिए। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, थोड़ा दूर से यूज़ करें, बहुत नज़दीक से नहीं देखें, उससे आँख पे स्ट्रेन होता है, जोर पड़ता है। और पलक झपकाने का भी आदत रखें, एक टक नहीं देखना चाहिए। लगातार अगर आप देखेंगे तो आँख में ड्राइनेस की समस्या होगी और बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। खान पान के बारे में जिक्र करें तो किस विशेष खान पान पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए के लिए हरी सब्जियां, गाजर, ये सब खानी चाहिए। लेकिन हर तरह का खाना इम्पॉर्टेंट होता है आँख के समुचित विकास के लिए। जी, बहुत अहम जानकारी आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपने दी। न सिर्फ नेत्रदान के बारे में बताया बल्कि सारी बीमारियों के बारे में भी हमने तकरीबन चर्चा किया, और उन सारे सुझावों के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से हम सावधानियां रख सकें, हमें क्या करना चाहिए अपनी आंखों के विशेष देखभाल के लिए। समस्त जानकारियां देने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार। और डॉक्टर, आज हमने कार्यक्रम में बात की डॉक्टर हिमांशु कुमार जी से। बहुत सारी जानकारियां नेत्र से जुड़ी हुई हमें आज के कार्यक्रम में मिली। जानकारियां अहम है ताकि हम अपना ख्याल रख सकें, अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकें, और हमारे लिए जानकारियां अहम है ताकि हम इस कार्यक्रम को आपके अनुरूप, आपके मन लायक बना सकें। इसके लिए नोट करिए हमें हमारा पता, और हमें ईमेल भेजिए और ख़त लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director DD के Patna @gmail.com।